नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में देखा था और आज की क्लास में हम मौर्य वंश का जो प्रशासन है हम उसका अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले क्लास में पढ़ा है कि मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। अगर हम उसकी मैप के थ्रू देखें, उसकी सीमाओं का अध्ययन करें तो उसमें हम देखते हैं कि भारत में उत्तर के क्षेत्र में अफ़गानिस्तान से लेकर के भारत के दक्षिण में कर्नाटक तक हमें मौर्य साम्राज्य की सीमा का ही विस्तार देखने को मिलता है। और पूर्व में यदि हम बंगाल से देखें, पश्चिम में पाकिस्तान तक के जो क्षेत्र हैं वहाँ तक हमें पूरा मौर्य वंश का ही प्रशासन दिखाई पड़ता है। और यदि हम वर्तमान जो हमारी देश की सीमाओं का निर्धारण है, यदि हम उसके साथ मौर्य कालखंड की सीमाओं के विस्तार का तुलना करें तो वर्तमान में भारत की जो सीमाएं हैं वो मौर्य साम्राज्य की सीमा क्षेत्र से छोटी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य कितना विशाल था। और कितने भी विशाल साम्राज्य क्यों ना हो, अगर वहाँ की प्रशासनिक, सैन्य, न्यायिक, वित्त ये सारी व्यवस्थाएं यदि बेहतर हैं तो किसी भी देश को सफलता के शिखर तक पहुंचाया जा सकता है। और कुछ ऐसे ही अभूतपूर्व कार्य मौर्य वंश के शासकों के द्वारा इस मौर्य कालखंड में किए गए, जिससे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था की जो चर्चा रही है वो आगे के कई कालखंडों तक हम देखेंगे। और बहुत ही सशक्त जो व्यवस्था थी वो इस दौर में देखने को मिलती है। चलिए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी एक विशाल साम्राज्य हो तो उसकी व्यवस्था को संचालित करने के लिए उसका डिवीज़न छोटे छोटे भागों में उसको बांटना ज़रूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे आज का दौर है हमारा, हम भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, अगर हम उसकी व्यवस्था का निर्धारण देखें तो उसे 4 भागों में बांटा गया है। जैसे केंद्र, राज्य, जिला और ग्राम। केंद्र में व्यवस्था का संचालन कौन कर रहा है? केंद्र में व्यवस्था का संचालन कर रहा है पीएम। राज्य में व्यवस्था का संचालन कर रहा है सीएम और जिले में डीएम। इसके बाद ग्राम स्तर पर देखेंगे तो वो मुखिया के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से शक्तियों का भी विभाजन हो गया और छोटे छोटे डिवीज़न में बांटने से जो एक उत्तरदायित्व होता है किसी एक व्यक्ति के ऊपर, उसका निर्वहन भी आसानी से हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम आज ये देखेंगे कि जिस तरीके से आज के दौर में इन व्यवस्थाओं को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, कुछ वैसा ही डिवीज़न हमें मौर्य कालखंड में भी देखने को मिलता है। उस कालखंड में सबसे पहले जो व्यवस्थाएं थीं उसमें आता है कि एक विशाल साम्राज्य को जो वहाँ पर बांटा गया था, प्रांतों में बांटा गया था, विषय में बांटा गया था और ग्राम में बांटा गया था। फिर ये सारी व्यवस्थाएं, लेकिन इस टाइम में क्या था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। लेकिन राजतंत्रात्मक व्यवस्था होते हुए भी भले ही राजा के हाथों में पूरी सत्ता का केंद्रीकरण था, लेकिन इसके बावजूद उसके हाथों में प्रशासनिक, न्यायिक, सैन्य पूरी शक्ति केंद्रीकृत थी। लेकिन उसने ऐसे कई अधिकारियों की नियुक्ति की थी जो उसे इन कार्यों में पूरी तरीके से मदद करते थे। जैसे राजा की सहायता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पद था वो था अमात्य का। अमात्य का यदि हम वर्तमान स्थिति देखें तो पीएम के रूप में उसको आप ले सकते हो। यानी सारे निर्णय, सारे जितने भी डिसीजन होते थे वो अमात्य के द्वारा ही लिए जाते थे और अमात्य ही सारे निर्धारण करता था। इसके बाद अन्य मंत्री होते थे, सेनापति, पुरोहित। अब मंत्रिमंडल में अकेले प्रधानमंत्री तो चलाता नहीं मंत्रिमंडल को, उसकी पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए अन्य मंत्री भी होते हैं। उसी तरीके से सेनापति, पुरोहित होते थे, तीर्थ होते थे, ये भी एक पद था। ये राजा के प्रशासन में इनकी सहायता करते थे। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जो पद है उसमें आता था समाहर्ता। समाहर्ता जो होता था ये क्या करता था, राजस्व को एकत्र करने का जो काम है वो करता था।
यानी जो भी रेवेन्यू आता था उसको कलेक्ट करने का काम समाहर्ता करता था। फिर सन्निधाता क्या करता था, ये कोषाधिकारी होता था। जैसे हमारी वर्तमान निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री, कुछ वैसा ही अधिकारी, वैसा ही पद था। इसके बाद सीताध्यक्ष, ये राजकीय कृषि के अध्यक्ष होते थे। वो भूमि जिसका नियंत्रण सरकार के हाथों में यानी कि राजा के हाथों में होता था, उस भूमि से आने वाला कर, उसका पूरा ब्यौरा रखने का काम सीताध्यक्ष करता था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पदाधिकारी था वो था पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष जो होता था ये वाणिज्य निधि का अध्यक्ष होता था। इसके बाद होता था अक्ष पण्याध्यक्ष। अक्ष पण्याध्यक्ष जो होता था ये महालेखाकार यानी कि ऑडिटर जनरल। वर्तमान की अगर हम स्थिति देखें तो ये ऑडिटर जनरल का पद होता था। और ऑडिटर जनरल के इसी पद के साथ में इनका काम क्या था कि जो भी अमाउंट आ रहा है कोष में, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, उसका पूरा ऑडिट करना कि किस पर्पज़ से दिया गया है, उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए वो अमाउंट खर्च हो रहा है कि नहीं, उसकी पूरी जानकारी रखना और राजा को प्रदान करना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सैन्य विभाग। अब देखिए, इतना विशाल साम्राज्य अकेला व्यक्ति तो संचालित नहीं कर सकता और ना ही इतने बड़े साम्राज्य की सुरक्षा कर सकता है। और अगर सीमाओं की सुरक्षा करनी है बेहतर तरीके से तो उसके लिए सैन्य विभाग का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए उसने क्या किया था, सेनापति का पद था। और उसकी सेना में हम देखते हैं कि पैदल सेना होती थी, हाथी होते थे उसकी सेना में, घुड़सवार होते थे, रथ होते थे, ये सभी लोग होते थे। अगर हम उसकी सेना के विषय में प्लिनी के अनुसार बोला गया एक वक्तव्य देखें तो प्लिनी ने उसकी सेना का वर्णन करते हुए लिखा है कि तकरीबन 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में शामिल थे। इसके बाद मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया है कि 6 समितियां थीं उस कालखंड में, जो ये सारी समितियां मिल करके सेना के रख रखाव की जो जिम्मेदारी है वो ये समितियां उठाती थी। यानी कि पूरी व्यवस्था कैसी होगी, किस प्रकार की होगी, ये पूरी संचालन किसके द्वारा किया जाता था, ये 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। और सैन्य विभाग जो था वो एक सशक्त एवं संतुलित विभाग था और इसकी जो अंतिम निर्णय होते थे वो राजा के द्वारा ही लिए जाते थे। इसके बाद इस कालखंड की अगर हम न्यायिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करें तो न्यायिक व्यवस्था का जो हेड होता था वो तो राजा ही होता था। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य की न्यायिक व्यवस्था को अकेले संभालना आसान तो था नहीं, अतः न्याय हेतु कई प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई थी। इसमें राज्यों के एक पद बनाया गया था जो इस व्यवस्था का संचालन करते थे। इसके बाद में न्यायालय बनाए गए कि अब इतना बड़ा जब साम्राज्य है तो वहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा होगी, तो सबको न्याय एक अकेला व्यक्ति बैठ के तो नहीं कर सकता निर्णय। इसके लिए 2 प्रकार के न्यायालय बनाए गए थे, एक दीवानी और एक फौजदारी। ये तो हम अपनी एक सामान्य भाषा में बोलते हैं, लेकिन उस कालखंड में दीवानी मामले, जो दीवानी कोर्ट होती थी उसको कहा जाता था धर्मस्थली कोर्ट, और जो फौजदारी होती थी इसको कहा जाता था कंटक शोधन। जो धर्मस्थली में जो मामले होते थे वो किससे संबंधित होते थे, वो भूमि से संबंधित जो मामले होते थे उसकी चर्चा की जाती थी। यानी जो दीवानी मामले होते थे उसकी चर्चा हम धर्मस्थली न्यायालयों के अंतर्गत करते थे। और जो फौजदारी मामले होते थे जैसे चोरी, डकैती इत्यादि से संबंधित अगर कोई मुद्दा है तो उसकी चर्चा हम कंटक शोधन न्यायालय के अंतर्गत करते थे। इसके साथ ही साथ वह मामले उनकी भी सुरक्षा उनको प्रदान की जाए, और अगर तो ऐसी व्यवस्थाओं के लिए गुप्तचरों की भी नियुक्ति की गई थी। जैसे कि वह मामले हैं तो उनकी सूचना के लिए उन्हें गुप्तचर की आवश्यकता थी, क्योंकि वो सूचना गुप्तचर ही प्रदान कर सकता था, जिस कारण यहाँ पर एक गुप्तचर विभाग भी बनाया गया था। अर्थशास्त्र में इन गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कह करके संबोधित किया गया है। यहाँ पर गुप्तचरों को 2 भागों में बांटा गया था। यदि हम अर्थशास्त्र के विषय पर चर्चा करें जो कौटिल्य के द्वारा उस कालखंड में रखा गया है, तो वहाँ पर गुप्तचरों को 2 भागों में विशेष करके बांटा गया है। अब वो 2 भाग कौन कौन से थे, एक भाग होता था संस्था और दूसरा भाग होता था सहचर।
यानी कि संस्था और सहचर, इन दो भागों में उनको विशेष करके बांटा गया था। इसमें अभी संस्था गुप्तचर कौन होते थे? जो एक स्थान पर रह करके राजा की संपूर्ण व्यवस्था की जो जानकारी है रखते थे, उनको संस्था गुप्तचर कहा जाता था। और संचार गुप्तचर उनको कहा जाता था जो पूरे समाज में घूम करके जानकारी को एकत्रित करने का कार्य करते थे, उनको संचार गुप्तचर कहा जाता था। अब इतना बड़ा साम्राज्य था, उसको कितने भागों में बांटा गया है और उनकी राजधानियाँ अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, तो उनके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे इतना विशाल साम्राज्य था, उसको 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था। पहला उत्तरावर्त, उत्तरावर्त की राजधानी तक्षशिला थी। फिर उत्तरावर्त में पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक का जो एरिया था वो आता था। दक्षिणापंथ, दक्षिण भारत के स्थान, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। फिर पूर्वी भाग यानी बिहार वाला क्षेत्र, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अवंती, उज्जैनी, ये जो मध्य प्रदेश में आता है, तो इसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग, उड़ीसा, इसकी राजधानी तोसली होती थी। फिर इसके बाद में प्रांतों का जो विभाजन था वो विषय में किया जाता था, यानी प्रांतों को उस कालखंड में विषय कहा जाता था। विषय का अधिकारी विषयपति होता था या प्रादेशिक होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी या ग्राम होती थी, और ग्राम का अधिकारी ग्रामीण कहलाता था, और गांवों का जो समूह होता था उसका जो हेड होता था वो गोप कहलाता था। इसके बाद में छोटे छोटे नगर भी थे, और इन नगरों में बोला गया है कि यहाँ की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए 6 प्रकार की समितियाँ जो हैं वो बनाई गई थी। कितने प्रकार की बनाई गई थी इन नगरों की व्यवस्था को संचालित करने के लिए? तो 6 प्रकार की समितियाँ बनाई गई थी। और इन समितियों के जो सदस्य थे, ये सारे सदस्य, इनकी संख्या यहाँ पर कितनी बताई गई है? 30 बताई गई है कि इन समितियों के 30 सदस्य थे, और ये 30 सदस्य मिलकर के नगर की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करते थे। और इन 6 समितियों और उनके 30 सदस्य थे, इसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? इनका वर्णन हमें मेगस्थनीज के द्वारा, जो उसकी बुक इंडिका है, उसमें इस विषय पर जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मौर्यकालीन समाज। देखिए, समाज का विभाजन अगर हम कौटिल्य के द्वारा देखेंगे तो उन्होंने तो 4 वर्ण ही बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन अगर हम मेगस्थनीज के अनुसार देखेंगे मौर्य काल में समाज का विभाजन, तो उसने 7 वर्गों में बांटा है। वो 7 वर्ग कैसे थे? इसमें पूछा भी जाता है, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि क्रम में उसके 7 वर्गों में कौन कौन से जो लोग हैं वो शामिल थे। तो उसमें दार्शनिक शामिल था, शिक्षक, अहीर, सैनिक, किसान, कारीगर और निरीक्षक। अब आप सोचेंगे 7 जातियाँ कहाँ से आ गई? देखिए, कौटिल्य का जो वर्गीकरण है 4 भागों में वो वर्ण के अनुसार है, लेकिन जो मेगस्थनीज का वर्गीकरण है समाज का, वो उसने समाज में जिस व्यक्ति को जो कार्य करते हुए देखा है, उसने उनके कार्यों के अनुसार ही इसका विभाजन कर दिया है कि इतनी प्रकार की जातियाँ समाज में थी। इसके बाद में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी? प्राचीन काल से आधुनिक काल तक हमारा जो आधार रहा है वो मुख्य रूप से कृषि ही था, और अभी भी कृषि ही था। कर का भाग उपज का 1/6 भाग से लेकर के 1/4 भाग तक ही लिया जाता था, इतना ही होता था। और रही बात व्यापार की, तो आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के जो व्यापार हैं वो प्रचलित थे। विशेष करके जो वस्त्र उद्योग था मौर्य काल में वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। मुद्रा का भी प्रचलन था। टैक्स चोरी से बचाने के लिए दंड बहुत कठोर होता था। जो लोग टैक्स नहीं देते थे उनके लिए बहुत कठिन दंड का प्रावधान था। और भड़ोच, जो मौर्य काल में गुजरात बंदरगाह, ये सर्वाधिक उपयोग इसका होता था। इस बात का उल्लेख भी हमको इन साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ अभी हमारा मौर्य काल कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो हमने सिर्फ उसकी प्रशासनिक जो गतिविधियाँ थीं, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके बारे में चर्चा की है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मौर्य काल का लास्ट टॉपिक होगा। उसमें हम जो मौर्य काल में कला का विकास हुआ है हम उसके बारे में देखेंगे। अशोक की धम्मम पॉलिसी
जो नीति है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद और सबसे बड़ी बात है कि आज हमने जितना भी ये सारे पॉइंट पर डिस्कशन किया है, इन्हीं सारे टॉपिक का डिस्कशन आप अपनी जो भी बुक आपने परचेस की हो उस बुक से एक बार इस चैप्टर को ज़रूर स्टडी करें और खुद से जो पॉइंट है क्वेश्चन बनाएं। इससे क्या होगा कि आपका अपना जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आप पेपर में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसके लिए आप सभी लोगों को आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी। बाकी के लिए तो हम सारे टॉपिक अप्रॉक्स कंप्लीट कराते ही हैं, लेकिन इतना डिटेल में पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप खुद से चीज़ों को पढ़ेंगे एक बार, तो प्री के साथ साथ आप मेंस की तैयारी भी साथ में करते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।